हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों आज हमारा जो है लाइव हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक को या सब्सक्राइबर को किस वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। इस प्रश्न को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि अटल पेंशन योजना ओवरऑल होती क्या है। देखो, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा जाए तो ये 9 मई 2015 को जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक। अटल पेंशन योजना से एक रिलेटेड प्रश्न और पूछा जाता है कि इस योजना को कितनी उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग जो है इस योजना को लाभ ले सकते हैं। ठीक। इस योजना का जो इसमें फिर इनको कुछ भुगतान राशि जमा करनी पड़ती है। फिर जब ये जो योजना इस जिसने भी अटल पेंशन योजना को ओपन कराया है या फॉर्म अप्लाई किया है, जब वो 60 वर्ष का हो जाता है तब जाके उसको जो है पेंशन मिलती है। ठीक। और पेंशन के रूप में उसको जो है 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं प्रति मंथ। ठीक, प्रति माह। ठीक है, समझ में आया कि जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तब उसको पेंशन मिलेगी। भर कितने लोग सकते हैं उम्र के? 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अब आप कर सकते हैं 60 जो है 60 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई कि अटल पेंशन योजना क्या थी, कब स्टार्ट हुई। ये क्वेश्चन आ चुका है 18 से 40 वर्ष। इसका जो आंसर होगा वो 60 वर्ष हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो पहले हम, चूंकि आप जानते हैं कि भगवान महावीर जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं, तो पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं एग्जाम में और क्या क्या आ सकता है। अगर दोस्तों जैन धर्म की हम बात करें, जिसमें से जो जैन शब्द जो है वो जिन से लिया गया है, और जिन का मतलब होता है दोस्तों विजेता। ठीक, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि जिन का मतलब विजेता होता है, यानी कि जैन का मतलब क्या है? विजेता। दोस्तों आप जानते हैं कि जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर। ठीक। इन 24 तीर्थंकर में से कुछ एग्जाम में पूछ दिया जाते हैं कि कौन से नंबर के कौन से थे। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव थे। सेकेंड तीर्थंकर जो थे वो अजीतनाथ थे। अजीतनाथ। फिर इसके बाद 23 में पूछ देते हैं। 23 में जो थे वो थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और अंतिम जो थे 24 में वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो 30 में तीर्थंकर थे। ठीक है। फिर दोस्तों जो ये जो ऋषभ ऋषभ देव जी हैं, अजीत नाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं और स्वामी, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी थे, वो भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जैसे ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो इनका जो था वो वृषभ था। वृषभ। ऋषभ वृषभ लिंक कर सकते हैं। अजीत नाथ जी का जो था वो था आपका गज। और पार्श्वनाथ जी का था वो था सर्पफन। सर्पफन। और महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ये। पार्श्वनाथ जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की बात की थी, और फिर उसमें पांचवा जो है जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी ने। ठीक, जो 5 व्रत हैं, जैन धर्म में 5 व्रत बताए गए। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। लिख देते हैं यहाँ पर। सत्य, अहिंसा, अस्तेय
और एक अपरिग्रह। ठीक, ये 4 तो दिए थे इन्होंने, फिर प्लस इसमें एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ठीक, ये जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने, इसलिए जो है 5 व्रत हो गए थे इसमें। मतलब ये बात इतनी समझ में आई। अब जरा हम महावीर स्वामी जी के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए हमें एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। इनका जो जन्म है दोस्तों, वो 599 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, जन्म के अगर हम स्थान की हम बात करें, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और यह एग्जाम में भी इस प्रश्न में भी पूछा है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कुंडल वन में हुआ। कुंडल वन में हुआ। ये कुंडल वन जो है वो वैशाली में था, और वैशाली आप जानते हैं ये बिहार में है। ठीक है, तो आपने क्या समझ में आया? कुंडल वन नहीं है यहाँ पर, कुंडल ग्राम है, वही कंफ्यूज हो रहा था। तो इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ। कुंडल ग्राम वैशाली में और वैशाली बिहार में। ठीक, इनके अगर हम पिताजी की हम बात करें, पिताजी का नाम भी पूछ लिया था, जो है आपका सिद्धार्थ। माता का नाम जो है, माता का नाम भी पूछ दिया जाता है, वो है त्रिशला। ठीक है, बाकी इनकी पत्नी यशोदा थी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना, और दामाद जी जो थे वो जामाली थे। इन्होंने कितनी उम्र में गृह त्याग किया, ये भी पूछ दिया जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया दोस्तों, तो ये 29 वर्ष के थे। इनकी उम्र जो थी 29 वर्ष थी। इन्होंने जो है तपस्या की, 12 वर्ष जो इन्होंने तपस्या की। तो इनको जो है फिर 42 सॉरी, इन्होंने जब गृह त्याग किया तो वो 30 वर्ष के थे। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में जो है इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, इस ज्ञान प्राप्त को जैन धर्म में दोस्तों कैवल्य कहते हैं। यानी कि इनको कैवल्य की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में मिली। और कितने वर्ष तपस्या की? इन्होंने जो है 12 वर्ष तपस्या की। ये जो तपस्या की थी, या इनको ज्ञान प्राप्त जो हुआ, वो किस स्थान में हुआ, ये प्रश्न भी पूछ जाता है। तो वो हुआ था दोस्तों इनको जंभिक ग्राम में। जंभिक ग्राम, तो ये जो जंभिक ग्राम है किस नदी के किनारे था, ये नियर था, किस रिवर के किनारे था, ये भी पूछ दिया जाता है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों ऋजुपालिका। ठीक है, थोड़ा आप धीरे से प्यार से पढ़ेंगे, इम्तिहान से समझते हुए। तो ऋजपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान को जो है कैवल्य कहा जाता था। और ये जो है किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था? ये साल वृक्ष के नीचे जो है इनको प्राप्त हुआ था। ठीक, भगवान गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु यानी कि जैन धर्म में मृत्यु को कहा निर्वाण। निर्वाण, ठीक, यानी कि इनको निर्वाण की प्राप्ति जो है कब हुई और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। ठीक, ये जो है इनकी 529 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। और स्थान की बात करें तो पावापुरी में हुई। ठीक, तो पूछ दिया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी जी की मृत्यु किस जगह हुई? वो पावापुरी में हुई। ठीक, और इसके बाद जैन धर्म में एक दो चीजें और आ जाती हैं जैन धर्म से रिलेटेड। इनके जो है दोस्तों त्रिरत्न थे। ठीक, कौन कौन से? वो थे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। ये इनके त्रिरत्न थे। ठीक, जैन दोस्तों जैन धर्म में जो है दो जैन संगतियां हुई। दो संगतियां हुई, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली जो जैन संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, इसमें जो थे अध्यक्ष जो थे इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष, वो स्थूलभद्र थे।
अध्यक्ष स्थूलभद्र, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक। और शासक जो थे इस टाइम, वो थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। दोस्तों जो पहली जो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसी में जो है जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक, दिगंबर मतलब कपड़े नहीं पहनने वाले अर्थात नग्न, और श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर जो थे वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए, और श्वेतांबर जो थे वो उत्तर भारत की तरफ चले गए। ठीक है। अगर हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करें, ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये वल्लभी में हुई थी। ये हुई थी वल्लभी में, और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके देवर्षि, क्या नाम है इनका? देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है। देवर्षि क्षमा श्रमण जो थे, ये दूसरे जैन संगति के अध्यक्ष थे। क्लियर? तो अब प्रश्न का अब आप आराम से आंसर बता सकते हैं कि इनका जन्म अब कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। ठीक, बिहार में कहाँ? कुंडल ग्राम में। क्लियर? आई होप समझ में आया। ये सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड थे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि 1757 में प्लासी में, है ना, आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें सिराजुद्दौला और उनके अपोजिट कौन थे जो कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? दोस्तों अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करें, बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम बात करें, यानी कि प्लासी की युद्ध की बात करें, ये तो 23 जून, एग्जैक्ट डेट पूछ दिया जाता है, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था सिराजुद्दौला, एस्पो सिराजुद्दौला वर्सेस और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यहाँ से और ये पूछ रहा था कि सिराजुद्दौला तो अकेले थे, यहाँ पर इनके ही साथियों ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, जिनमें से इनकी एक तो इनकी मौसी थी, एक वो कौन थी? घसीटी बेगम। ठीक, घसीटी बेगम इनकी मौसी थी, जिन्होंने क्लाइव का साथ दिया, और मीर जाफर थे। ठीक है। और एक और थे शौकत जंग। ठीक, शौकत जंग। इन्होंने जो है रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, तब जाकर जो है इन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इन्होंने पराजित किया। जब ये पराजित हो गए तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना है? ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला के बाद जब 1757 की क्रांति खत्म हुई, तो उसके बाद जो है मीर जाफर, ये जो साथ दिया था, मीर जाफर को ब्रिटिश कंपनी ने जो है बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। ये बंगाल के नवाब बने। इसके बाद एग्जाम में पूछ जाता है बक्सर का युद्ध। ठीक, बक्सर का युद्ध, ये इसकी डेट पूछ दी जाती, कब पूछा हुआ? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ। ये किस किसके मध्य में हुआ? यहाँ पर तो इन्होंने पूछ लिया सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ? ये हुआ था मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? बक्सर के युद्ध के बाद हुई। ये कब हुई थी? 1765 में। ठीक, ये डेट भी, ईयर भी पूछ दिया जाता है। और इसी के बाद जो है अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक, ये संधि हुई किस किस के बीच में थी? ये हुई थी मीर जाफर और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुई थी। इलाहाबाद की संधि किसके? मीर जाफर और ब्रिटिश सरकार के बीच में। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव इज अ राइट आंसर। ये बात समझ में आई। वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, याद देना, ध्यान देना, बंगाल का अंतिम गवर्नर ये था। जिस टाइम ये गवर्नर था उसके बाद जो है
गवर्नर को गवर्नर जनरल कह दिया गया। भारत के बंगाल का जो गवर्नर था, वो गवर्नर जनरल बन गया। तो इसके तहत फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर पूछा जाए तो वो वारेन हेस्टिंग ही हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस, जिनकी समाधि जो है यूपी के गाजीपुर में है, ठीक। एक और मात्र वायसराय जिसकी समाधि भारत में है, वो भी गाजीपुर में, वो है कॉर्नवालिस। इन्हीं को जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक जो है कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने कब सत्यशोधक समाज की स्थापना की? यहाँ पर ईयर पूछ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सत्यशोधक समाज के, ये डायरेक्ट ये भी पूछ जाता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? ज्योतिबा फूले। क्लियर? कौन है? ज्योतिबा फूले। तो इन्होंने जो है इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1873 में, नहीं यहाँ पर 93 ऑप्शन होगा, 1893 में, ठीक। यहाँ पर 93, 1893 में उन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फूले जी की एक किताब है जो इम्पोर्टेंट है, गुलामगिरी, ठीक है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। गुलामगिरी जो है इनकी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ये आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। तो दोस्तों अगर हम फंडामेंटल राइट की हम बात करें तो पूछ दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसको भाग 3 में दिया गया है। इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट को दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आई होप इतनी बात समझ में आई, ठीक। वर्तमान में फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों 6 हैं। वो 6 कौन-कौन से हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक। मेन हम 6 ऊपर के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला दोस्तों है आपका समानता का अधिकार। कलर चेंज कर देते हैं, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार जो आपका 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14 में समता का अधिकार, 15 में किसी जाति, धर्म और स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में जो है उपाधि का अंत है, ठीक है। तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा आपका दोस्तों होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये दोस्तों आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वहीं तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि दोस्तों आपको 23 से लेकर 24 तक है। फिर इसके बाद है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका जो है 25 से लेकर 28 तक है दोस्तों। फिर इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, जो आपके 29 से लेकर दोस्तों 30 तक हैं। और इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आप कहेंगे कि सर बीच में अनुच्छेद 31 कहाँ गया? दोस्तों पहले जो था जब संविधान बना था तब अधिकार 7 थे। इस 7वां जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक। संपत्ति के अधिकार को 44 में संविधान संशोधन, ये भी पूछा गया है, 1978, ठीक। तो किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? वो 44 में संविधान संशोधन 1978। इसको जो है दोस्तों फिर जो है भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या पूछा? संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 29 से लेकर 30 तक जो है संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित अधिकार हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आप जान गए हैं कि 19 से 12 आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 जो है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुए? एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के राज्य के डीपीएस पे मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको अगर हम शॉर्ट में कहें दोस्तों डीपीएसपी कहते हैं। इंग्लिश इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन दिया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है इनका जिक्र है। ये अगर देश की पूछी जाए तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर पूछा किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर दोस्तों कोई भी नियम बनाएगा, वो भारत के जितने भी कोर्ट होंगे सब में लागू होंगे। ये किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 141 में दिया है, ये अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 145। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग। ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 141 में दिया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 141 में दिया गया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कानून बनाता है तो भारत के सभी अदालतों में वो लागू होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141 इज ए राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र जो है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर आधारित है? ये यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो कह रहा है कि दमन और दीव जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ना? तो दमन और दीव अब मिलकर जो है दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव हो गया है, जो आपका मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों लक्षद्वीप का पूछ दिया जाता है। ठीक, यहाँ तो दमन और दीव का पूछ दिया तो वो आता है मुंबई। मुंबई के अंतर्गत और क्या, गोवा। ठीक है, गोवा भी जो है अपने जो जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं वो मुंबई उच्च न्यायालय में होते हैं। ठीक है, तो गोवा भी मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम देखें लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की हम बात करें तो दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो आपका केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह की हम बात करें तो ये दोस्तों जो है कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अंडमान निकोबार इधर आपका बे ऑफ बंगाल में इधर कहीं है, तो ये जो है ना कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, पौंडुचेरी की अगर हम बात करें, पौंडुचेरी पौंडुचेरी जो है मित्रों आपको मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोवा आपका मुंबई के अंतर्गत, लक्षद्वीप केरल, अंडमान निकोबार कलकत्ता और पौंडुचेरी मद्रास। क्लियर? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दमन और दीव, मुंबई इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। ठीक, भागीरथी का उद्गम कहा है कि गोमुख हिमनद से होता है। ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनाती है। ठीक, कह रहा है कि भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। उसके बाद ये कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, ये आंसर हम बाद में करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए मित्रों, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले क्या होता है कि एक गंगोत्री, ठीक, ये है आपका गंगोत्री और ये है आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, ये है आपका गंगोत्री, ये है आपका यमुनोत्री, ये है आपका केदारनाथ, ठीक, और ये है आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ठीक,
एक्चुअली मित्रों होता क्या है कि ये जो बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ से ऐसी एक रिवर निकलती है, इस रिवर को कहते हैं अलकनंदा। ठीक, यहाँ से रिवर निकली, इस रिवर का नाम दे दिया हमने अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक, अब अलकनंदा में क्या हुआ दोस्तों, ये निकल आई, यहाँ पर कोई एक रिवर मिली जिसे बोलते हैं धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा जो है अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है, ये भी पूछ जाता है। इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर आगे से एक नदी और आई, यहाँ पर मिल गई, ये होती है आपकी नंदाकिनी। ठीक, नंदाकिनी मिली, ये जहाँ जिस स्थान पर मिली उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक, तो अलकनंदा से नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, धौलागंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। फिर एक नदी और आई इस तरह से यहाँ मिल गई, जो मिल गई कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग। ठीक, कौन सी नदी मिल गई? इसकी जो है पिंडर नदी। ठीक, पिंडर नदी अलकनंदा पर कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। फिर केदारनाथ से निकलती हुई आई मंदाकिनी। ठीक, केदार से नदी निकल के आई मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है इस स्थान को नाम दिया गया रुद्रप्रयाग। ठीक, रुद्रप्रयाग। ये इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री से निकली आपकी क्या? भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है इसका नाम रख दिया गया देवप्रयाग। ठीक, फिर ये तो ऐसी गई। फिर यहाँ से जो है ऐसे यमुना नदी आई। यमुना नदी यहाँ पर जो जहाँ मिल जाती है इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में। इसके बाद जब यहाँ पर देवप्रयाग में मिलने के बाद, ये नीला पॉइंट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ के बाद जो है ये दोनों नदियां जो है गंगा नाम से कहलाती हैं। ठीक, फिर गंगा जो है यमुना नदी से मिल जाती है इलाहाबाद में। क्लियर? ये बात समझ में आई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगी। अगर हम गंगा नदी की बात करें, इसकी टोटल लंबाई जो है 2525 मीटर है, सॉरी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। ये यूपी के 28 जिलों से होकर जाती है, और ये बिजनौर से एंट्री करती है और निकलती कहाँ से? बलिया से निकलती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। क्लियर? ये तो आपको पता होगा। ये जब पद्मा, जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो पद्मा कहलाती है, और जब ये वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये मेघना नाम से गिरती है। क्लियर? और ये गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र टाइटा हुआ, टाइटा नहीं, यहाँ पर तैरता हुआ होना चाहिए। ठीक, ठीक, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो है कीबुल लामजाओ। और ये किस झील पर बना हुआ है? ये लोकटक झील पर बना हुआ है। लोकटक झील। और केबुल लामजाओ है कहाँ पर, किस राज्य में पूछा जाए तो ये आपका मणिपुर में है। इंपॉर्टेंट है। बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका मेघालय में है। मेघालय। गुगामल जो है वो दोस्तों महाराष्ट्र में है। नागरहोले, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, दांडेली, आंसी दांडेली, ये सब कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केबुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये लोकटक झील पे है। ये और पूछा जाता है कहाँ पर है? मणिपुर में। प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो भारत में 1966 और 67 के दौरान स्टार्ट हुआ। ठीक, भारत में इसके जनक जो हैं ग्रीन क्रांति के वो एम.एस. स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन। अगर पूरे विश्व के जनक की हम बात करें तो वो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग
जो है पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। आप पता है कि यहाँ पर जो गेहूँ और चावल के बीज आए थे, चावल के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए थे। यहाँ ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड थे, यानी कि उच्च किस्म के बीज आए थे। और गेहूँ के जो बीज बीज थे दोस्तों, ये मैक्सिको से आए थे, और जबकि चावल के जो थे वो फिलीपींस से आए थे। ठीक है, फिलीपींस से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गेहूं और चावल इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। राउरकेला राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? अब ये पूछा जा सकता है घुमा कर भी कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया? ये जर्मनी के सहयोग से, इस बात को याद रखना। क्लियर। और ये बनाया कब गया था? ये 1959 को बना था। ये है कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ओडिशा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? एक तो दोस्तों ओजोन मंडल जो है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, उनसे हमारी जो है रक्षा करता है। ठीक। तो ये जो है ओजोन परत जो है दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की इकाई जो है, ये जो मापन जो है, या हम इकाई की बात करें, ठीक है, इकाई की हम बात करें, इसको जो है डॉप्सन में नापा जाता है। डॉप्सन। ठीक। डॉप्सन में मापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ओजोन दिवस की हम बात करें तो 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आए। ओजोन का जो फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। अगर हम सपोज दैट दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है, ये अर्थ है। ठीक। अर्थ के ऊपर लेयर की अगर हम बात करें इस तरह से, ये सीक्वेंस भी हो जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल है, फिर आपका समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, ये सीक्वेंस याद होने चाहिए। फिर आपका आता है ताप मंडल, फिर आपका आता है बाह्य मंडल। ठीक। इसी मंडल में यहाँ पर जो है आयन मंडल भी होता है। क्लियर। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है समताप मंडल हो जाएगा ओजोन परत का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कंप्यूटर का है कि MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूला में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है? तो वो है आपका दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, इसे क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी कि बाष्पोत्सर्जन। ठीक। बाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है पत्तियों से पानी जो है वाष्प के रूप में निकलता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यकृत ग्रंथि क्या स्रावित करती है? जो हमारे लिवर है इससे क्या स्रावित होता है? जो पित्ताशय नामक, यानी कि इसे कहते हैं गाल ब्लेडर। ठीक। इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लेडर, एक थैली में संगठित हो जाता है। दोस्तों ये जो लिवर है, ठीक, लिवर हमारा निकालता है बाइल जूस। ठीक। बाइल जूस जिसे हम कहते हैं पित्त रस। ठीक है, लिवर से निकलता है पित्त रस। और इस पित्त रस में होता क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट आना चाहिए। तो ये पित्त रस में जो है दोस्तों एक होता है बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एक होता है बिलीवर्डिन, ये डिस्प्ले बिलीवर्डिन, फिर होता है कोलेस्ट्रॉल, और नेक्स्ट होता है जो फास्फोलिपिड्स। ठीक है, फास्फोलिपिड्स। दोस्तों हमारी बच्चों में जो पीलिया रोग हो जाता है वो बिलीरुबिन के बढ़ने से, इसकी अधिकता के कारण,
जब बिलीरुबिन अधिक हो जाता है तो दोस्तों बच्चों में क्या हो जाता है, जॉन्डिस या पीलिया हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो लीवर क्या है, लीवर जो है आपका, और ये जो स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है हमारा, ये भी पूछा जाता है, ये होता है आपका पित्ताशय में, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की क्या है, लिवर। लिवर की सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है, रीजनरेशन पावर मतलब ये सबसे ज्यादा, सबसे तेज अपने आप को दोबारा बना लेती है, रीजनरेशन कर लेती है। कौन, लिवर। तो क्या लिवर एक्सक्रीट करता है, वो आपका बाइल जूस यानी कि पित्त रस जो है निकालता है। क्लियर। अच्छा, और पित्तरस अम्लीय होता है या क्षारीय। पितरस की दोस्तों जो प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, जिसका मान 7.6 से लेकर 8.6 के बीच में इसका पीएच मान होता है। तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, पितरस जो है क्षारीय होता है। क्लियर। यहाँ पर हम जरा HCl की हम बात कर लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जो है आपका क्षारीयता कम करता है ना हमारी बॉडी में। और ये किस सेल से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि HCl जो है वो कौन सी सेलें स्रावित करती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेंटिक सेल करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करें 17 का, गलगंड। गलगंड जिसे हम कहते हैं घेंगा। ठीक, गलगंड जिसे कहते हैं घेंगा। आप जानते हैं कि घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक, आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि वो उसमें सूजन आ जाती है। तो ये पता कि किस ग्रंथि की एक बीमारी है, तो ये थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें 18, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता। टाइफाइड, चेचक और रेबीज, इनको रोका जा सकता है। बेरी जो है विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसमें तो टीके की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, बेरी रोग। और बेरी रोग जो है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ये आपका थायमीन। ठीक, आप जानते हैं कि विटामिन जो है, विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया था। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक आपका जल में विलय होती है, दूसरा आपका वसा में विलय होती है। जल में विलय होने वाली बी और सी हैं, और जबकि वसा में विलय होने वाली कीड़ा यानी कि ए, डी, के और ई। ठीक है, ये भी पूछ दिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है। घरेलू आय का मतलब यहाँ पर इन्होंने पूछा जीडीपी। जीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये जीडीपी की डेफिनेशन होती क्या है, अगर इसे हम फार्मूले के रूप में लिखें तो जीडीपी इजिकल टू होता है आपका दोस्तों C+I+G। सी का मतलब आपका कंज्यूम, उपभोग, कंज्यूम। आई का मतलब इन्वेस्ट, और जी का मतलब है सरकारी व्यय। ठीक है, जीडीपी की होती क्या है दोस्तों कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जो है जीडीपी कहलाता है। जैसे दोस्तों ये कोई हमारा देश है, इस देश के अंदर में आप जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप जो भी सेवा दे रहे हैं ना, उसका जो एक वर्ष के अंतर्गत जो फाइनल अंतिम अंतिम मूल्य होगा वही उस देश की जीडीपी होगी।
अब चाहे कोई दोस्तों विदेश का व्यक्ति अंदर भारत में आकर काम करे, ठीक है? लेकिन अगर कोई देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में कमा रहा है तो वो जीडीपी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर बाहर की कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही है तो वो जीडीपी के अंतर्गत आएगा। ये समझ में आया? वो देश की सीमा में होना चाहिए, चाहे वो विदेशी हो या कोई भी हो। क्लियर? तो इसमें अब इसका आंसर देखते हैं, नहीं है पूछा है। तो देश के सभी कर्मियों द्वारा अर्जित आय ये होगा। देश में अंदर कर रहा है तो चलेगा। देश के सभी निवासियों द्वारा अर्जित आय ये भी है। देश के सभी उद्योगों द्वारा ये भी है। देश में करे ना, देश के बाहर देश के बाहर नहीं, देश के अंदर होना चाहिए। चाहे वो बाहरी हो चाहे अपना भारत का हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, गलत पूछा था, नहीं पूछा था, तो डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें, कह रहा है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक नृत्य है? मोहिनीअट्टम आप जानते हैं कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। और अब हमारे जो है 8 पहले शास्त्रीय नृत्य थे, एक बढ़ गया है तो इसलिए अब 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। ठीक, तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों केरल का है। ठीक, ये 9 कौन-कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं ये देख लेते हैं। एक तो आपका दोस्तों कथक, कथकली, भरतनाट्यम नहीं, नहीं हाँ, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, एक आपका ये मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और नमा है आपका छऊ। इसके बाद हम बात करें, कथक आपका यूपी का है, कथकली केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिसी। छऊ जो है आपका 3 प्रकार का होता है। सरायकेला छऊ, ठीक है? सरायकेला छऊ जो कि आपका झारखंड का है। ठीक, एक आपका होता है दोस्तों मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा का है। और एक आपका पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ दोस्तों जो है वो आपका वेस्ट बंगाल का है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि ये सरल है, दशहरा उत्सव को और किस नाम से भी जाना जाता है? दशहरा उत्सव जो है दोस्तों विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23 की हम बात करें, अब ये करंट के क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपकी बबीता चौहान। ठीक, बबीता चौहान है कहाँ से? ये आगरा से है। जबकि हम बात करें अपर्णा यादव और चारू चौधरी को जो है इन आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न नंबर 24 अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024, मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों गौरी गोथानकर ने। क्लियर? गौरी गोथानकर। 23 वाला जो है प्रियंक सेन जी ने जीता था। और ये आज का 25वां क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न। देश के पहले राइटर विलेज, इंपॉर्टेंट है, पहला देश का राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों है उत्तराखंड राज्य में किया गया। क्लियर? तो दोस्तों ये आपके 5 प्रश्न थे, अच्छे थे। इनमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, आप नोट्स बनाते जाएं। और यकीन मानिएगा अगर आप 10 सेट हमारे द्वारा कर लेंगे तो आप एग्जाम में आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। 10 सेट हम जीएस का करा देंगे आपको, 10 सेट हिंदी के करा देंगे 31 दिसंबर तक।
आप इनको ज़रूर देखें अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर देने जा रहे हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।